बीबीसी दुनिया में आज देखिए कोयला संकट से जूझते भारत और दूसरे देशों का हाल। कोयले की कमी से जूझ रहे दुनिया के कई देश, वहीं कुछ देशों में इसके ज्यादा इस्तेमाल से पर्यावरण को लेकर बढ़ रही है चिंता। लेकिन क्या किसी के पास है कोई उपाय और कैसे कम होगी कोयला पर से निर्भरता? बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भोयन। कवर स्टोरी में आज दुनिया भर में कोयला संकट की चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। मुस्लिम प्रदर्शनकारी कर रहे थे कुरान के कथित अपमान को लेकर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर कार्रवाई की मांग। कल भी एक हिंदू मंदिर पर कथित हमले को लेकर तनाव में हुई थी कई लोगों की मौत। अफगानिस्तान के कंधार में शिया मस्जिद में हुए सीरियल ब्लास्ट, 37 की मौत, करीब 70 लोग घायल। अब तक किसी संगठन ने नहीं ली धमाके की जिम्मेदारी। लंदन में एक सांसद की हत्या, धारदार हथियार से किया गया। कंजर्वेटिव सांसद सर डेविड अमीस पर हमला, 25 साल का एक शख्स हमले के संदेह में गिरफ्तार। ब्रेक्जिट के पहले एक और सांसद पर भी सड़क पर हुआ था हमला। दिल्ली और हरियाणा की सिंघू बॉर्डर पर मिला एक युवक का शव, पुलिस बैरिकेडिंग से लटका हुआ था शव। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नवंबर के महीने से उन लोगों को मिलेगी अमेरिका जाने की इजाजत जिन्हें लग चुकी है कोरोना के टीके की पूरी डोज। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और उनके अभिभावक 1 नवंबर से बिना क्वारंटीन में रहे जा सकेंगे सिडनी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ और कारोबार पटरी पर लौटने लगा। बिजली की मांग बढ़ी, तभी कोयले का संकट भी खड़ा हो गया। बिजली के लिए ज्यादातर कोयले पर निर्भर रहने वाले भारत जैसे देशों के लिए इसके क्या मायने हैं? कोयला का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला चीन रिन्यूएबल सोर्स के इस्तेमाल से ज्यादा बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या चीन की तरह ऊर्जा के दूसरे रास्ते तलाश सकता है भारत? आज कवर स्टोरी में इसी की बात। कोयले की कमी के कारण भारत बिजली संकट का सामना कर रहा है। दरअसल कोयले से चलने वाले देश के 135 पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा में कोयले की कमी हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब देश कोरोना प्रतिबंधों में ढील दे रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और जिससे कोयले की मांग भी बढ़ी है। मांग बढ़ने की वजह से कोयले की कमी हो गई है। वहीं बरसात होने की वजह से कोयले के उत्पादन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। इधर भारत में बिजली की मांग काफी बढ़ी है। पिछले 2 महीनों में बिजली की खपत की बात करें तो साल 2019 की तुलना में इस बार खपत 17% ज्यादा रही। कोयले की कमी हुई तो कीमत भी बढ़ गई। बिजली पैदा करने के लिए इसका काफी उपयोग होता है। अब इस कमी का मतलब है कि दुनिया भर में इसकी सप्लाई पर असर और खासतौर पर भारत और चीन पर इसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों देश बड़ी मात्रा में कोयला इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि चीन और भारत कोयले पर कितने ज्यादा निर्भर है। भारत कोयले से देश की 70% बिजली का उत्पादन करता है। इतनी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल करने वाला ये दूसरा देश है और बिजली की वैश्विक हिस्सेदारी में ये छठा सबसे बड़ा हिस्सा है। इधर चीन रिन्यूएबल सोर्स के इस्तेमाल से ज्यादा बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कोयले का इस्तेमाल यहाँ सबसे ज्यादा होता है। कोयले से चलने वाले उनके पावर प्लांट्स देश की 61% बिजली का उत्पादन यहां पर करते हैं। दुनिया के कुल कोयले का आधा हिस्सा चीन में इस्तेमाल होता है। चीन ने विदेशों में कोयले के चलने वाले पावर प्लांट्स में निवेश किया हुआ है, लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र की महासभा में चीन ने ऐलान किया कि वो ऐसे पावर प्लांट्स में निवेश नहीं करेगा। लेकिन फिर घरेलू उत्पादन का क्या होगा? इस बारे में बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता रॉबिन ग्रांट। This announcement was increasingly expected. It's significant. चीन का ये ऐलान जरूरी था और इसके लिए कदम उठाने की जरूरत भी है।
शी जिनपिंग का कहना है कि चीन विदेशों में कोयले से चलने वाला कोई नया पावर प्लांट नहीं बनाएगा और वो इस देश की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसे लागू कब किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में इसका ऐलान करने वाले व्यक्ति चीन के राष्ट्रपति हैं, लेकिन क्या ये तत्काल होगा? क्या ये उन प्लांट्स पर लागू होगा जिनका निर्माण शुरू हो चुका है या जिन्हें मंजूरी दे दी गई है? इसके अलावा एक और जरूरी मुद्दा ये है कि क्या चीन अब उन प्लांट्स में पैसे लगाएगा? चीन शायद उन संयंत्रों में पैसा लगाना बंद कर देगा जिनका निर्माण वो खुद नहीं कर रहा। और चीन के सरकारी बैंकों का क्या होगा? क्या वो ऐसे प्लांट्स में पैसा लगाना बंद कर देंगे? हालांकि यहाँ एक बड़ा मुद्दा चीन में कोयले की घरेलू मांग भी है। दुनिया में जलाए गए कोयले का आधा हिस्सा यहाँ जलाया जाता है और इसे देश में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन यहाँ कोयले से चलने वाली बिजली को बढ़ावा दे रहा है। उनमें से कुछ प्लांट्स 50 साल पुराने हैं और अगले 5 वर्षों तक उम्मीद की जा रही है कि कोयले की मांग 2026 तक जारी रहेगी। इसलिए यहाँ मुद्दा है कि चीन की कोयले को लेकर घरेलू मांग को कम किया जाए ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिल सके। कुछ और देश भी बिजली के लिए कोयले पर निर्भर है। जलवायु से जुड़े एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक एम्बर के आंकड़ों के मुताबिक बोत्सवाना दुनिया में कोयला पर सबसे ज्यादा निर्भर है। ये दक्षिण अफ्रीकी देश बिजली उत्पादन के लिए 99.8% कोयले का उपयोग करता है और इस बीच कोसोवो में कोयले से 95% बिजली का उत्पादन होता है। पोलैंड, मोल्दोवा और सर्बिया जैसे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप के देश ऊर्जा के लिए कोयले पर ज्यादा निर्भर हैं। पर अगर बात करें भारत के कोयला संकट की, तो क्या सरकार को भारत में चल रहे कोयला संकट का कोई अंदाजा नहीं था? और क्या इस संकट का कोयले के आयात निर्यात से कोई लेना देना है? बीबीसी संवाददाता विशाल शुक्ला ने यही सवाल पूछे भारत के कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पीसी पारेख से। 2014-15 में भी इस तरह की सिचुएशन आई और फिर अभी इस तरह की सिचुएशन है, तो ये कोई नई बात नहीं है और इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि हमारे कोल पॉलिसी में कुछ फ्लॉ है जो सुधारने की कोशिश हो रही है लेकिन पूरे सुधरे नहीं, और दूसरा हमारे प्लानिंग में भी डिफिकल्टीज हैं क्योंकि हमारा कोल प्रोडक्शन मोस्टली ओपन कास्ट माइन से होता है, तो मानसून के टाइम में वो माइंस फ्लडेड हो जाती है, इसलिए मानसून में हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि मानसून के पहले स्टॉक पाइल बना के रखा जाए पावर हाउसेस में। दूसरी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम ये है कि इस साल मानसून थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, तो मानसून के कारण प्रोडक्शन कम हो जाता है CIL का, तो नेचुरली मूवमेंट और शॉर्टेज भी सब जगह फील होती है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि कोल इंडिया कंटिन्यूस अभी भी 80% कोयला कोल इंडिया से ही प्रोड्यूस होता है, सिर्फ 20% हमारी प्राइवेट कंपनीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मिक्स थोड़ा चेंज होना जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर को कोयला प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है, पिछले साल भर में दुगना से ज्यादा हो गई प्राइसेस। तो जो इम्पोर्ट बेस्ड कोस्टल प्लांट्स थे उन्होंने कोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि जिस रेट से वो कोल खरीदेंगे और पावर प्रोड्यूस करेंगे उस रेट पे पावर खरीदने वाले नहीं मिलेंगे। हम करीब करीब 200 मिलियन टन कोल पिछले कई सालों से इंपोर्ट कर रहे हैं और करीब 650 मिलियन टन कोल इंडिया में प्रोड्यूस होता है, तो इंपोर्टेड कोल पे भी काफी डिपेंडेंस हो गई है। हमने ये भी पूछा कि भारत के ज्यादा कोयला इस्तेमाल करने से इसकी छवि पर क्या कोई असर पड़ेगा और कोयला पर से निर्भरता कैसे कम की जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया और चाइना दोनों का भी पावर सेक्टर है वो कोल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब ये ओवरनाइट तो ये चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि इंडिया में ऑयल रिसोर्सेज भी बहुत कम है, तो ऑयल भी कोल से थोड़ा ही कम खराब है, लेकिन कोल सबसे ज्यादा खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंडिया के लिए दूसरा बड़ा सोर्स है सोलर एनर्जी, और जिसके ऊपर काफी काम हो रहा है और काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लेकिन ये ओवरनाइट होने वाला काम नहीं है। मेरे ख्याल से अगले 10-15 साल तक तो इंडिया को कोल के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ में ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको भी बराबर बढ़ावा मिल रहा है और मिलते रहना चाहिए। प्रयास भारत सरकार के बहुत अच्छे हो रहे हैं। सोलर एनर्जी में भारत में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मेरे
हिसाब से सरकार इस डायरेक्शन में काफी अच्छा काम कर रही है और इसको और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और ब्रेक के बाद देखिए, अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद में किया गया बॉम्ब ब्लास्ट और लेबनान में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के बाद का हाल। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में हुए एक बड़े बम धमाके में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है। ये धमाका कंधार शहर के बीबी फातिमा मस्जिद में हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक यहां 3 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। घायलों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर के मुताबिक दर्जनों लोग इस हमले में घायल हुए हैं। धमाके से जुड़े कई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि इस शिया मस्जिद को धमाके से जबरदस्त नुकसान हुआ है। जिस वक्त ये घटना हुई, मस्जिद में शुक्रवार की नमाज अदा की जा रही थी। अफगानिस्तान के UN मिशन और तालिबान ने इस घटना की निंदा की है। धमाके का जिम्मेदार कौन है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। एक हफ्ते पहले भी अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदूज में शिया मस्जिद में धमाका हुआ था, जिसमें 50 लोग मारे गए थे। इस घटना की जिम्मेदारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ली थी। और आज हुए इस धमाके के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं काबुल से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमाय। कुंदूज में हुए धमाके के एक हफ्ते बाद आज ये धमाका हुआ है। ये धमाका भी तब हुआ जब लोग शुक्रवार की नमाज अदा कर रहे थे। घटना की वीडियो और तस्वीरें देखकर लग रहा है कि ये धमाका एक कमरे में हुआ जिसमें बहुत सारे लोग थे। इसमें देखा जा सकता है कि लाशें फर्श पर पड़ी हैं। आसपास मस्जिद के टूटे कांच के टुकड़े बिखरे हैं। घायलों और मारे गए लोगों के बारे में जानकारी हमें डॉक्टरों के जरिए मिल रही है, जो इलाज कर रहे हैं। हमें आधिकारिक तौर पर जानकारी तालिबान से मिली है, जिन्होंने धमाके की पुष्टि की है और कहा है कि उनसे जुड़े लोग इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। पर तालिबान के गढ़ कांधार में इस घटना का होना सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब तालिबान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। हम देख सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट से जुड़ी हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और ये तालिबान के देश पर नियंत्रण और उनकी सत्ता में देश की सुरक्षा पर सवाल है। खबर अब लेबनान से। बेरूत में गुरुवार को हुई हिंसा में मारे गए लोगों का आज अंतिम संस्कार किया गया। लेबनान की राजधानी में पिछले साल बंदरगाह पर भयानक विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच के विरोध में गुरुवार को वहां प्रदर्शन हो रहे थे। इस बीच तनाव बढ़ा और गोलीबारी हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2020 में बेरूत बंदरगाह में रखे टनों अमोनिया नाइट्रेट के भंडार में आग लगने से विस्फोट हुआ था, जिसमें 219 लोग मारे गए थे। भीषण विस्फोट मामले की जांच कर रहे जज को हटाने की मांग कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी। देखिए बीबीसी संवाददाता एना फॉस्टर की ये रिपोर्ट। शुरुआत विरोध प्रदर्शन से हुई थी, फिर तनाव बढ़ा और देखते ही देखते ये प्रदर्शन जंग के मैदान में बदल गया। गुरुवार को गोलीबारी की शुरुआत किसने शुरू की, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन ये गोलीबारी गृह युद्ध के वक्त ईसाई और शिया हथियारबंद समूहों के बीच हुई झड़पों की याद दिलाती है। घंटों तक बेरूत में गोलियों की आवाज गूंजती रही और कुछ लोगों को जान गंवानी पड़ी। मेरी पत्नी नीचे छुपी हुई थी, लेकिन हमारे पड़ोसी की मौत हो गई। उसे सिर में गोली लगी थी। उसके बच्चे भी हैं। अभी 2 दिन पहले ही उसकी बेटी की शादी हुई थी। सड़कों पर कई सैनिक मौजूद हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोलीबारी कहां से हो रही है। सड़क के उस चौराहे पर काफी फायरिंग हो रही है। आरपीजी के चलने की आवाज भी सुन सकते हैं। हमने किसी को बिल्डिंग के ऊपर से गोली चलाते देखा है और अब सेना कोशिश कर रही है कि जो स्थिति कम वक्त में इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई, उस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। जैसे ही शूटिंग खत्म हुई, सड़कों की सफाई शुरू हो गई, पर इस गोलीबारी के निशान और जख्म अब भी देखे जा सकते हैं। कल की घटना के बाद वहां तनाव है। ऐसे में आज बेरूत का माहौल कैसा है, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता एना फॉस्टर। आज सुबह बेरूत की सड़कों पर अजीब सी शांति थी। आज राष्ट्रीय शोक दिवस का ऐलान किया गया है, जिसका मतलब है कि सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और नगर निगम का कामकाज ठप रहेगा। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जाने से मना किया गया है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होगा और ये शांति
कब तक कायम रहेगी। विस्फोट की जांच में आगे क्या होता है, इस पर अब काफी फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसे लेकर लोग ज्यादा चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए किन लोगों के लिए फीका रह गया दशहरा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल हुए। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। देश में संक्रमण के मामलों में कमी के साथ साथ टीकाकरण भी तेज हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में इस बार इन त्योहारों को लेकर ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। पर जिन लोगों का व्यवसाय त्योहारों से जुड़ा है, उनके लिए ये साल भी पिछले साल जैसा ही रहा। देखिए बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की रिपोर्ट। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, वो शहर जहां अब भी पुराने जमाने की कुछ झलक दिख जाती है। इस हफ्ते ये त्योहारों का केंद्र है। लाखों लोग मां दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। साल का ये वो वक्त है जब कलाकार अपनी कलाकृतियों के उचित दामों की उम्मीद करते हैं। कोरोना महामारी से पहले के दौर में हजारों लाखों रुपए की कमाई हुआ करती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली सी नजर आ रही है। पिछले साल कोई खरीदार नहीं आया था, हमें सारा सामान आधी कीमतों पर बेचना पड़ा। किसी तरह हमने वो साल निकाला, पर ये साल तो और भी बुरा है। हमारा खर्च बढ़ गया है और लोग बहुत कम कीमत दे रहे हैं। कोविड से पहले पश्चिम बंगाल में त्योहारों से जुड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री $4.5 अरब की थी, लेकिन महामारी और फिर आई मंदी ने त्योहार से जुड़े कामकाज से कमाई करने वालों की कमर तोड़ दी। मिहिर दास जैसे म्यूजिशियन बदलते समय के हिसाब से खुद को ढाल रहे हैं। इन ढोल बजाने वाले लोगों को ढाकी कहा जाता है, जो त्योहार के लिए काफी जरूरी है। मिहिर जैसे लोग भी इसी वक्त अपनी कमाई और बचत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं साल के दूसरे महीनों में अलग अलग काम करता हूँ। मैं घास काटता हूँ, दूसरों के खेतों में काम करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, और मैं बस इसी वक्त का इंतजार करता हूँ। पिछले साल के मुकाबले इस साल भी हमें ज्यादा काम नहीं मिला। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक जश्न का माहौल है और ये माहौल दिवाली तक चलेगा। कुछ लोगों के लिए ये समय एक उत्साह का समय है, लेकिन कई और व्यापार जो कि दुर्गा पूजा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अहम है। और राख से बनी एक अनोखी पेंटिंग, और साओ पालो के एक दीवार पर इसे बनाया है ब्राजील के मुंडानों ने। अमेज़न के जंगलों में लगी आग के बाद पेड़ों की राख से दीवार पर ये पेंटिंग बनाकर वो पर्यावरण के लिए लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। और मॉस्को के एक जू में पत्तियों के बीच अपने लिए सरप्राइज ढूंढ रहा है ये पैंडा। कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही।